कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप हमें प्रेरित करते रहिएगा। हम अच्छी कहानियां आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। भाग 4 समझने के लिए शुरू के तीनों भाग जरूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। अब हम दोनों को डर के साथ साथ नीरज पर खींच भी आ रही थी और उसी परिणाम स्वरूप रिया एक बार फिर चीख पड़ी, नीरज होश में आओ, तुम जवाब क्यों नहीं देते? ये किसकी डायरी है और तुम्हें कहाँ मिली? नीरज, ये मुझे उस कमरे में बेड के नीचे पड़ी मिली। हाँ, तो तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? रिया ने नीरज के चेहरे को गौर से देखते हुए पूछा। पापा पापा। क्या पापा? नीरज, साफ साफ बोलो, क्या बात है? मुझे बहुत डर लग रहा है। बोलो ना, रिया लगभग चीखते हुए बोली। उसके चेहरे पर डर के भाव नजर आने लगे थे। ये पापा की डायरी है। नीरज के मुंह से निकले ये शब्द उस शोर भरे माहौल में डर और दहशत को और बढ़ा गए। व्हाट? रिया के मुंह से सिर्फ इतना ही निकला और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। नीरज के इन शब्दों ने मुझे भी अंदर तक हिलाकर रख दिया। उस रात का ख्याल आते ही एक बार फिर उसी डर ने मुझे आ घेरा, जिसे मैं कुछ देर के लिए जहन से निकाल बैठा था। शरीर अपने आप थरथराने लगा। मैंने हकलाहट से पूछा, तो तुम ये क्या कह रहे हो नीरज? पागल तो नहीं हो गए? तुम्हारे पापा की डायरी? नहीं, मैं पागल नहीं हूँ अंकल। अब आपकी बात सच साबित हो रही है। उस रात सच में मेरे पापा आए थे यहाँ मम्मी के साथ। ये डायरी गवाह है उस बात की, वरना ये डायरी इतने सालों बाद यहाँ क्यों मिलती? नीरज की बातों से झलकता विश्वास मेरी हालत और खराब कर रहा था। मैंने डरते हुए पूछा, मगर ये डायरी और किसी को क्यों नहीं मिली? तुम्हें ही क्यों? और तुम तो मेरे बगल में बैठे थे, अचानक उस कमरे में कैसे पहुंच गए? दरअसल मुझे प्यास का एहसास हुआ तो मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन पानी की बोतल नजर नहीं आई। तो सोचा शायद अंदर के कमरे में कहीं मिल जाए। आप सिगरेट पीते हुए अपने ख्यालों में कहीं गुम थे, तो आपको डिस्टर्ब नहीं किया और टॉर्च लेकर अंदर चला गया। पानी की तलाश कर ही रहा था कि मुझे आपकी बात याद आई कि आपको वही गीले कपड़े कमरे में मिले थे जो आपने पापा मम्मी को उस रात पहनने को दिए थे, और वो गीले भी थे। तो मैं पानी को भूल पूरी हिम्मत जुटाकर उस कमरे में पहुंचा। टॉर्च की रोशनी में मैंने दरवाजे के पास से देखा तो बेड तो बिल्कुल खाली था और इतना गंदा था कि पूछो मत। मैं डरते हुए अंदर गया और आसपास नजर दौड़ाई, लेकिन वहां ना तो कोई कपड़े दिखे और ना ही कोई ऐसा निशान कि यहाँ कोई आया हो। मैं वापस लौटने ही वाला था कि मेरा पैर किसी चीज पर पड़ा। मैंने टॉर्च की रोशनी में देखा तो ये डायरी थी। जब उसे उठाकर देखा तो वो जानी पहचानी लगी। मैंने अचरज से उसे खोला तो सामने ही पापा का नाम लिखा था। फिर मुझे याद आया कि अरे ये तो मेरे पापा की डायरी है, ये यहाँ कैसे? तब मुझे आपकी बात याद आई जो बिल्कुल सच थी। बस ये बात मेरी भी समझ के परे है कि आखिर ये डायरी इतने सालों बाद मुझे ही क्यों मिली। ये जरूर ऊपर वाले का इशारा था, जो कि आप पंडित जी द्वारा इतने सालों बाद उस जगह फिर भेजे गए जहाँ आप कभी भी आना नहीं चाहते थे। वो आपका आना, आपकी इस इमारत के आसपास ही हमारा यूं बारिश में गाड़ी का बंद होना, आपके यहाँ हमारा मदद की उम्मीद में आना, फिर आपके यहाँ ठहरना, मोबाइल में आपका मेरे पापा की तस्वीर देखना और आपका वो बरसात की रात की बात बताना, और अब ये पापा की डायरी का मिलना, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। जरूर इसमें उसका कोई राज है। यानी अभी तक तुम्हें मेरी कही बातों को मात्र एक कहानी समझ रहे थे और मुझे पागल। मैं नीरज की ओर देखकर थोड़ा नाराजगी और आश्चर्य मिश्रित भाव से बोला, नहीं अंकल, मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन ये सच है कि मुझे आपकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैं ये मान ही नहीं पा रहा था कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई मृत आदमी वापस आ सकता है। आज के युग में ऐसी बातें कोरी कल्पना मात्र लगती हैं, लेकिन इस डायरी का यहाँ मिलना कोई इत्तेफाक नहीं। अब मैं मानता हूँ कि मेरे मम्मी पापा यहाँ आए थे, लेकिन क्यों? नीरज के इस शब्द क्यों ने मुझे फिर से उसी रास्ते पर लापटका जिस रास्ते में मैं सालों से भटक रहा था। अचानक मुझे कुछ ख्याल आया और मैंने नीरज के हाथ से टॉर्च झपटी और भागता हुआ उस कमरे में पहुंचा। फिर जो देखा उसे देख मेरा दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। वहां सच में बेड खाली पड़ा था। ना वो बेडशीट, ना तकिया, ना ही वो कपड़े, कुछ भी नहीं था वहां, और वो सालों से बंद पड़े कमरे जैसा ही दिख रहा था, पूरी तरह गंदा और धूल से अटा हुआ। उफ, तो वो क्या था जो मैंने देखा था? क्या सच था या झूठ? ओ गॉड! मैं उल्टे पैर वापस उन दोनों के पास पहुंचा।
वो दोनों हक्का बक्का होकर मुझे ही देख रहे थे। मैंने सोफे पर नजर दौड़ाई, आसपास देखना शुरू किया तो उन लोगों ने मुझसे पूछा, क्या हुआ अंकल, क्या ढूंढ रहे हैं आप और इतना पसीने पसीने क्यों हो रहे हैं? वो तौलिया। मेरे मुंह से सिर्फ इतने ही शब्द बामुश्किल निकले। तौलिया? रिया ने समझने की कोशिश की पर नीरज सब समझ गया और वो भी इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा और उसकी नजर एक कोने में पड़े तौलिए पर पड़ी। वो लपक कर उसके पास पहुंचा मगर उसे उठाने की हिम्मत नहीं कर सका। वो चिल्लाया, ये है यहाँ पर। मैं और रिया दोनों वहां पहुंचे लेकिन तौलिया तो था पर वो वाला नहीं जो मुझे मिला था, ये दूसरा था। ये नहीं वो जो मैंने तुम दोनों को पोंछने को दिया था। वो तौलिया? आपने यही तौलिया दिया था हमें अंकल? पर क्या बात है? रिया ने घबराते हुए कहा। मैंने रिया को कोई जवाब दिए बिना उस तौलिए को उठाया तो देखा कि वो सच में ही गीला है, यानी ये इन दोनों के पोंछने से गीला हुआ था। और रिया को ये याद कैसे कि मैंने इसे कौन सा तौलिया दिया था, जबकि वो बाकी सब भूल गई है। मैं लड़खड़ाकर वहीं जमीन पर बैठ गया। सारा शरीर डर और दहशत की गिरफ्त में आ चुका था, दिमाग शून्य हो चुका था। अंकल अंकल, रिया चिल्लाई। नीरज मुझे सहारा देकर सोफे तक ले गया और बिठा दिया और पानी की बोतल ढूंढकर होंठों से लगा दी। मैंने एक घूंट पानी पिया तो कुछ राहत हुई। मैंने एक लंबी सांस ली और आंखें बंद कर ली। आप ठीक है ना अंकल? नीरज ने पूछा। मैंने हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन सच ये था कि मैं बिल्कुल ठीक नहीं था। क्या मैं सच में पागल हो गया हूँ? वो सब चीजें कहाँ गई? कहीं मेरा वहम तो नहीं था? लेकिन इन दोनों का आना, रुकना और अब वो डायरी। हे ईश्वर, ये सब क्या है? मैं यहाँ आया था सवालों के जवाब ढूंढने, लेकिन यहाँ तो और भी सवाल खड़े हो गए। पंडित जी मदद कीजिए। मैं मन ही मन ईश्वर से मदद मांग रहा था कि तभी नीरज की आवाज सुनाई दी। अंकल, मैं आपकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ। क्या आपने जो भी बताया वो पूरी तरह सच है, लेकिन ये डायरी मुझे ही क्यों मिली? इसी क्यों की तलाश में मैं यहाँ वापस आया था और अब इसका जवाब तुम लोग ही दे सकते हो ना हो इस डायरी में ही इस क्यों का जवाब छुपा है। जरा ध्यान से देखो, कुछ तो ऐसा होगा जो हमें हमारे जवाब तक ले जाए। मैं आंखें खोलकर नीरज के चेहरे को गौर से देखते हुए बोला, मुझे बहुत डर लग रहा है नीरज। ये तुम क्या कह रहे हो? मम्मी पापा मरने के बाद भी? नहीं, ये नहीं हो सकता। नीरज चलो यहाँ से, अब यहाँ एक पल नहीं रुकना। और ये तौलिया का क्या चक्कर है? नीरज ना जाने ये कौन है और तुम्हें एक बनावटी कहानी सुनाकर क्यों फंसा रहा है। चलो निकलो यहाँ से अभी, कहीं देर ना हो जाए। हम दोनों की बातें सुन रही रिया ने गुस्से से भरे लहजे में मुझे देखते हुए नीरज से कहा। मैं आश्चर्य से उसे देखता रह गया। मेरी बात सुनो रिया, ये कोई कहानी नहीं है। सोचो ये पापा की डायरी यहाँ कैसे और मुझे ही क्यों मिली? नीरज ने रिया को समझाते हुए कहा, नहीं नीरज, ये कोई बहुत बड़ा बहरूपिया है। हो सकता है पापा की गाड़ी का जब एक्सीडेंट हुआ हो तो ये आवाज सुनकर उनकी गाड़ी के पास पहुंचा हो और उनको मरा देखकर वहां से कुछ चुरा लाया हो, जिसमें से ये डायरी भी रही हो, जिसे इसने बेकाम की समझकर फेंक दिया हो और वो इत्तेफाक से तुम्हें मिल गई हो। रिया ने सीधे सीधे मुझ पर आरोप लगाते हुए कहा, ये क्या कह रही हो तुम? मैं कोई बहरूपिया या चोर नहीं। मैंने कोई भी बात झूठ नहीं कही, जो सच था वही बताया। वरना मैं यहाँ इस वीरान इमारत में क्यों आता और तुम लोगों की गाड़ी यहीं क्यों खराब होती और तुम लोग भी यहीं क्यों आते? और फिर मैंने उस बरसात की रात की बात डायरी मिलने से पहले बताई थी और ना तो मैंने नीरज को जानबूझकर कमरे में भेजा था कि उसे ये डायरी मिले। मैं तुम दोनों को जानता तक नहीं, जैसे तुम्हारे मम्मी पापा को नहीं जानता था, समझी तुम? मैं अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए थोड़ा सख्त लहजे में रिया से बोला, सॉरी अंकल। रिया डरी हुई है, इसे खुद नहीं पता कि वो क्या बोल रही है। इसके लिए ये सब अजीब और डरावना है। आप इसकी बातों का बुरा मत मानना प्लीज। नीरज रिया की पैरवी करते हुए बोला, रिया तुम चुप रहो, ये वक्त बेफिजूल की बातें करने का नहीं है। अब हमें ये जानना है कि आखिर इस डायरी में ऐसा क्या है जो पापा मुझे बताना चाहते थे। नीरज, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? एक डायरी में तुम्हारे पापा का नाम क्या लिखा मिल गया? तुम उसे अपने पापा की डायरी समझने लगे। नाम तो ये भी लिख सकते हैं अखबार में पापा का नाम पढ़कर। रिया फिर से गुस्से में बोली। मैं कुछ कहता उसके पहले ही नीरज सख्ती से बोला, अब बस करो रिया, तुमने मुझे दूध पीता बच्चा समझ रखा है क्या, जो मैं किसी की बातों में आ जाऊंगा? ये मेरे पापा की ही डायरी है, मैं उनकी लिखाई को अच्छी तरह पहचानता हूँ, समझी तुम? अब एक शब्द मत बोलना। रिया खामोश हो गई, लेकिन उसकी आंखों में मेरे लिए गुस्सा साफ दिख रहा था। मैंने उसे नजरअंदाज करके नीरज से कहा, नीरज जरा ध्यान से इस डायरी को देखो, कहीं तो कुछ ऐसा होगा जो पापा तुमसे कहना या बताना चाहते थे और शायद तभी वो मेरे पास आए थे। शायद उन्हें किसी माध्यम की जरूरत थी जो मैं निकला।
नीरज सोफे पर बैठकर टॉर्च की रोशनी में उस डायरी के पन्ने पलटने लगा। वो बहुत बारीकी से उन पन्नों को देख रहा था। मैं भी नीरज के बगल में बैठ गया। मेरी भी निगाह उसी डायरी पर लगी हुई थी। अभी तक उसमें ऐसा कुछ नहीं दिखा जो ऐसा हो कि लगे कुछ काम का है। आधी से ज्यादा डायरी भरी थी, लेकिन उसमें हिसाब किताब के अलावा कुछ खास नहीं था। हम दोनों ही हैरान थे कि आखिर इस डायरी में क्या छुपा है जो हमारी समझ में नहीं आ रहा। मोमबत्ती की मध्यम होती रोशनी बता रही थी कि अब उसका भी वक्त करीब है। हम दोनों उस डायरी के एक एक पन्ने को बहुत बारीकी से पढ़ने और समझने की कोशिश कर रहे थे। काफी वक्त गुजर गया, लेकिन समझ से सब परे ही था। अभी हम पन्ने पलट ही रहे थे कि हम दोनों की निगाह एक पन्ने पर रुक गई। उसमें कुछ अजीब सी कलाकृति बनी थी, कुछ बॉक्स नुमा, जिस पर कुछ अंक भी लिखे थे। अंक कुछ इस प्रकार थे: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 19, 2, 9। ये गणित की पहेली जैसा कुछ ही लग रहा था। हम दोनों ही उस पहेली को समझने की कोशिश करने लगे, लेकिन हम दोनों के ही दिमाग के घोड़े जल्द ही थक गए। नतीजा 0 ही था। अंकल, ये क्या हो सकता है? ये कुछ अजीब है ना? पापा ने इसमें सिवाय हिसाब किताब के कुछ और नहीं लिखा। ना तो कहीं किसी का नाम या कोई पता या कोई ऐसी बात जो मुझको ना पता हो सिवाय इसके। पर यह है क्या? ये बॉक्स, ये नंबर्स। उसने उस बॉक्स नुमा कलाकृति के ऊपर उंगली रखते हुए कहा। मैं खामोश ही रहा, क्योंकि सच में हम दोनों के ही दिमाग की बत्तियां गुल हो चुकी थी। हमारे कतई समझ नहीं आ रहा था कि क्या इस पहेली के अंदर कोई राज है जो वो दोनों अपने बच्चे को बताना चाहते थे, या फिर हम लोग बेवजह ही इस पर अपना दिमाग खपा रहे थे। काफी दिमाग पर जोर डालने के बावजूद हम कुछ भी समझने की स्थिति में नहीं थे। वो बॉक्स नुमा कलाकृति और उसमें लिखे नंबर का क्या मतलब हो सकता था? जरा मुझे दिखाना। मैंने नीरज से डायरी मांगी। नीरज ने वो डायरी मेरी तरफ बढ़ा दी और जैसे ही नीरज के हाथों से वो डायरी मैंने लेनी चाहिए और मेरी उंगलियां उस डायरी को टच की। ओ माय गॉड! मुझे इतनी जोर का झटका लगा जैसे मैंने किसी बिजली के नंगे तार को छू लिया हो। अपने हाथ को झटकते हुए मैं फटी फटी आंखों से उस डायरी को देखता रह गया। क्या हुआ अंकल? नीरज ने चौंकते हुए मुझसे पूछा। रिया भी अजीब नजरों से मुझे ही देख रही थी। वो डायरी, मैंने सहमी आवाज में बोलना चाहा, लेकिन जैसे आवाज खो गई थी मेरी। डायरी क्या अंकल? आपने इतने झटके से हाथ क्यों खींच लिया? आप ठीक तो है ना? नीरज बोला। कुछ नहीं, तुम और पन्ने पलटो, शायद कुछ और मिले। मैं सच बताकर उन्हें और नहीं डराना चाहता था, क्योंकि डर की प्रकाशता क्या होती है उसका अंदाजा मुझे बाखूबी हो रहा था। नीरज, मैं कह रही हूं ना, ये पाखंडी हमें डरा रहा है। जरूर इसका कोई मकसद है, ये इसकी कोई साजिश है। रिया गुस्से में फुफकारती हुई बोली। उसकी आग उगलती आंखें मुझे जला देने को आतुर दिख रही थी। अगर तुम्हें लगता है कि मैं कोई फ्रॉड हूँ जो तुम्हारे साथ कोई खेल खेल रहा है, तो जाना चाहती हो तो जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मगर ये बार बार मुझे पाखंडी धोखेबाज कहना बंद करो। यहाँ तुम लोग मेरी मर्जी से नहीं आए हो, समझी तुम? मैंने भी गुस्से में रिया को उत्तर दिया। नीरज, चलो तुम और फेंको इसे। इतना कहकर उसने नीरज के हाथों से डायरी छीनकर फेंकने की कोशिश की, और उसका भी अंजाम वही हुआ जो मेरे साथ हुआ था। एक जोरदार झटका उसे लगा और वो उस झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाई और जमीन पर गिर पड़ी। उसकी दर्द भरी चीख निकल गई। रिया, रिया! नीरज ने वो डायरी जमीन पर फेंकी और रिया के पास पहुंचा। क्या हुआ तुम्हें रिया, क्या हुआ? नीरज ने उसे झकझोरते हुए कहा, मगर रिया की आंखें फटी की फटी थी और जुबान को लकवा मार गया था, जैसे चेहरे का रंग सफेद पड़ गया था। मैं अपनी जगह से हिला तक नहीं, या ये कहिए कि अपने को हिला तक नहीं पा रहा था। मैं इस कदर डर से जकड़ गया था। मैं कभी रिया को देखता तो कभी उस रहस्यमयी डायरी को। नीरज ने मेरी ओर देखते हुए पूछा, ये सब क्या हो रहा है अंकल? ये अब रिया फिर से क्या हुआ? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा अंकल। अंकल! मुझे खामोश देखकर नीरज चीखा। झटके से मेरी निगाह नीरज पर गई, जो रिया को गोद में लेटाए बड़े हैरतअंगेज ढंग से मुझे देख रहा था। रिया की स्थिति वैसी ही थी, खुली फटी आंखें, खामोश जुबान, सफेद पड़ चुका चेहरा। मैं शायद कुछ समझ रहा हूँ नीरज, मैंने डायरी की ओर देखकर बोला। क्या समझ रहे हैं? मुझे भी तो बताएं, सब कुछ उलझता ही जा रहा है। नीरज की आवाज की कपकपाहट में डर और विस्मयता साफ साफ दिख रही थी। रुको, पहले रिया को होश में लाना जरूरी है। वो पानी की बोतल कहाँ है? मैं इधर उधर नजर दौड़ाते हुए नीरज से बोला। मोमबत्ती की बुझती हुई रोशनी में मेरी निगाह सोफे के किनारे पर पड़ी पानी की बोतल पर पड़ी, और मैं उसे उठाने को बढ़ना ही चाहता था कि मोमबत्ती ने दम तोड़ दिया।
चारों ओर गुप्त अंधेरा छा गया। टॉर्च का भी पता नहीं था हम लोगों को। अब सिर्फ अपनी ही धड़कनें सुनाई पड़ रही थी। बाहर हो रही मूसलाधार बारिश और बीच बीच में कड़कती बिजली की कड़कड़ाहट अपने चरम पर थी। नीरज, नीरज, फुसफुसाहट भरी आवाज में मैंने उसे पुकारा। हाँ अंकल, टॉर्च कहाँ है? वहीं पर, आग के पास ही, बगल के सोफे पर। मैंने हिम्मत जुटाकर अंदाजे से धीमे से कदम खिसकाया और साथ ही हाथों से टटोलते हुए आगे बढ़ा। अभी 2 कदम ही चला था कि मुझे ऐसा लगा कोई मेरे पीछे आ खड़ा हुआ है। मैं उतनी ही तेजी से पलटा और साथ ही चिल्लाया, कौन है? नीरज, तुम हो क्या? नहीं तो अंकल, मैं तो यहाँ पर रिया के पास हूँ और मुझे आप अंधेरे में दिखाई भी तो नहीं पड़ रहे हैं। क्या हुआ? नीरज ने आवाज दी। मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हुआ है। मैं सहमे हुए स्वर में बोला, आप तुरंत टॉर्च ढूंढिए प्लीज। नीरज ने डरी हुई आवाज में कहा, हाँ हाँ। इतना कहकर मैं सधे कदमों से चारों ओर देखने की कोशिश करते हुए अंधेरे में ही अंदाजे से आगे बढ़ा। मेरे दिमाग में डर ने अपने फन खड़े कर लिए थे और मैं जल्द से जल्द रोशनी में जाना चाहता था। कुछ कदम चलते ही मेरे कदम किसी चीज से टकराए। वो मेज थी, यानी मैं सोफे के करीब ही था। अंधेरे में टटोलने की कोशिश की तो हाथ उस सोफे तक पहुंच ही गया और थोड़ी ही कोशिश के बाद हाथ टॉर्च पर लगा। मैंने तुरंत वो टॉर्च जलाई और एक ही बार में चारों ओर घुमा दी। टॉर्च की रोशनी का गोला उस बड़े और गुप्त अंधेरे से भरे कमरे को अपने में समेटने की नाकाम कोशिश करने लगा। सब कुछ वैसा ही था। नीरज रिया को गोद में लिए जमीन पर बैठा था और हैरान परेशान नजरों से मुझे ही देख रहा था। इसे ऊपर लेटाओ और ये लो बोतल से पानी छिड़को इस पर, ये सिर्फ घबरा गई है, अभी होश में आ जाएगी। मैंने पानी की बोतल नीरज को पकड़ाते हुए कहा, जो मुझे वहीं पास में पड़ी नजर आ गई थी। नीरज ने वैसा ही किया और रिया को होश में आने में देर नहीं लगी और होश में आते ही वो चीख पड़ी, चलो यहाँ से नीरज, चलो, यहाँ कुछ है, मुझे यहाँ से जाना है अभी, चलो। उसने उठते हुए नीरज का हाथ पकड़ा और बाहर जाने की जिद करने लगी। रिया, रिया, होश में आओ, हम ऐसे नहीं जा सकते और यहाँ कुछ नहीं है, सब तुम्हारा वहम है। नीरज ने उसे समझाने की कोशिश की। यहाँ कुछ है नीरज, मैंने अभी अभी महसूस किया, वो उस डायरी में भी है। रिया ने अपनी फटी आंखों से नीरज को देखते हुए कहा। मगर रिया, नीरज ने रिया से कुछ कहना चाहा। ये सच कह रही है? मैं नीरज की बात को काटते हुए बोला, मतलब? नीरज ने सवाल किया। मतलब ये कि इस डायरी के मालिक यानी कि तुम्हारे पापा नहीं चाहते थे कि ये डायरी किसी और को मिले, इसीलिए ये सिर्फ तुम्हें मिली। इस डायरी के अंदर छुपे राज को तुम्हारे सिवा कोई न जान पाए, इसलिए ये अभी तक किसी और के हाथ नहीं लगी। मैंने जैसे ही इस डायरी को लेना चाहा तो इस डायरी को छूते ही जोरदार झटका लगा और वही गलती रिया ने भी की और परिणाम तुम्हारे सामने है। मतलब साफ है कि इस डायरी को सिर्फ तुम ही छू सकते हो और कोई नहीं, और इसी डायरी में कोई ऐसा राज छुपा है जो वो मेरे माध्यम से तुम तक पहुंचाना चाहते थे। मैंने नीरज को अपना तर्क समझाने की कोशिश की। टॉर्च की रोशनी अब डायरी पर ही थी। ये आप क्या कह रहे हैं? नीरज ने आश्चर्य से पूछा। ये बिल्कुल सच कह रहे हैं नीरज, मुझे भी जोरदार करंट सा लगा था, लेकिन तुम्हें ऐसा कुछ भी महसूस तक नहीं हो रहा था। मतलब क्लियर है कि वो डायरी पापा की ही है। अब मुझे अंकल की बातों पर पूरा भरोसा है। पापा मम्मी यहाँ जरूर आए थे और सिर्फ इस डायरी को तुम तक पहुंचाने के लिए। अंकल, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत गलत समझा, लेकिन फिर भी अब हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। जाने दो उस डायरी को, हमें किसी डायरी वायरी से नहीं लेना देना। चलो नीरज यहाँ से। शेष अगले भाग में। ऐसा क्या राज छुपा है उस डायरी में? क्या नीरज रिया के कहने पर चला जाएगा या इस डायरी का राज पता करके ही जाएगा? सारे सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ बरसात की उस रात में।